देन सेक्शन बी में क्वेश्चन थर्ड 8 मार्क्स में पूछा गया, व्हाट आर द पॉलिसीज फ्रेम बाय इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर इन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पीरियड था, यानी कि आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पीरियड कौन सा था, 1991 ऑनवर्ड्स की बात में, जब आपकी एलपीजी पॉलिसी आई थी। तो उस समय जो इंडियन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के लिए क्या पॉलिसी फ्रेम की गई, वही हमें इसमें बताना है। तो जो आपका ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पीरियड है वो कब कब था आपका, 1991 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो आफ्टर 1991 इंडिया इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अंडर दीज रिफॉर्म द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज रीडिफाइंड, ठीक है। तो 1991 के बाद इंडिया ने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम कहते हैं आपका एलपीजी पॉलिसी आई थी। उसमें उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको फिर से रीडिफाइन किया, उसमें चेंजेस आए, ठीक है। क्या क्या आए वही हमें इसमें पढ़ेंगे अब। तो गवर्नमेंट ने उस समय क्या किया, अपनी चेंज की पॉलिसी, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर को, ताकि वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना सके और लेस बर्डन कर सके इकोनॉमी पे, ठीक है। तो देखो क्या क्या चेंजेस उस समय आए। पहला, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। पहले क्या था कि मतलब ना बहुत सारी इंडस्ट्री आपकी रिजर्व होती थी सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है। तो जब रिफॉर्म आया तो जो है इस नंबर को रिड्यूस कर दिया, कुछ ही सेक्टर्स को क्या किया गया, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया। मेन एम इसमें यह था कि मतलब प्राइवेटाइजेशन हो, जिससे प्राइवेट कंपटीशन आए और एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है। तो एक तो ये हुआ कि रिडक्शन करी नंबर ऑफ इंडस्ट्री में जो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, पहले काफी सारी थी इस तरीके से, बट बाद में क्या कुछ को रिजर्व किया गया पब्लिक सेक्टर में और बाकी सब में प्राइवेटाइजेशन अलाउ किया गया। अब फ्यू सेक्टर जैसे रिजर्व थे जो पब्लिक के लिए, वो कौन कौन से थे आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे आपके एटॉमिक एनर्जी के, ये आपके पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखे गए, रेलवेज का, ठीक है। और कुछ आपके डिफेंस से रिलेटेड जो आपकी इंडस्ट्रीज थी उनको रिजर्व किया गया पब्लिक सेक्टर में के लिए, और बाकी सब के लिए प्राइवेट कंपटीशन को अलाउ किया गया ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। सेकंड, आपकी डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई। डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो आपके पब्लिक सेक्टर्स के शेयर्स थे उनके क्या कर रहे थे, प्राइवेट कंपनीज को या पब्लिक को बेचने लग गए। इसका मेन पर्पस यही था कि जो फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट पे वो कम हो जाए, प्राइवेट फंड्स वगैरह आ जाएगा, मैनेजमेंट आ जाएगा और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट स्टार्टेड सेलिंग शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू प्राइवेट कंपनीज और दी पब्लिक, ठीक है। मेन एम यही था कि फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट पे कम होगा, प्राइवेट फंड मैनेजमेंट को लेकर आ सके और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो सके। थर्ड, ग्रेटर ऑटोनॉमी आपकी दी गई किसको, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को। अब इनको ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं, फ्रीडम दी गई। किस किस उसमें दी गई फ्रीडम डिसीजन, मतलब फ्रीडम किस किस में दी गई, जैसे उनको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन से उसमें फ्रीडम दी गई, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर्स, यूजेस ऑफ प्रॉफिट। अब क्या होगा कि अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे तो वो और भी अच्छे से क्या बोलते हैं, compete कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी के साथ। फोर्थ था परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मेजर्स। गवर्नमेंट ने इसमें इंक्रीज किया पीयूसीओ को कि अपनी जो मतलब परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए, जैसे उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी कॉस्ट रिड्यूस की, इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो इसमें ये लिखो आप, गवर्नमेंट इंक्रीज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू इम्प्रूव करना उनकी प्रोडक्टिविटी को, रिड्यूसेस कॉस्ट, अडॉप्ट करना मॉडर्न
टेक्नोलॉजी को, ठीक है। इसी समय क्या हुआ, जैसे कुछ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइक एग्जांपल के लिए क्या था वो आपका परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट MOU, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया किसके बीच में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड गवर्नमेंट के बीच में। किस लिए किया गया, ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की। फिफ्थ है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो इस पे इसी चीज पे फोकस किया गया कि स्किल मैनेजर को हायर किया जाए, ट्रेन किया जाए वर्कफोर्स को, अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। फोकस ऑन हायरिंग स्किल्ड मैनेजर्स को, जैसे हायर करने पे, आपके वर्कफोर्स को के ट्रेनिंग पे, ठीक है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट किया गया जिसमें इस चीज पे फोकस किया गया आपके स्किल मैनेजर को हायर किया जाए वर्क फोर्स की ट्रेनिंग पे, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करने में। इसका मेन एम ये था कि जो मतलब PCU के जो, कि हमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्रॉफिट ओरिएंटेड भी बनाना है, जस्ट सर्विस ओरिएंटेड ही नहीं बनाना है, ठीक है। फिर क्लोजर और प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिक यूनिट्स, तो इसमें यही था कि अगर कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो मतलब कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, लॉस बना रहे हैं, तो या तो उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है। तो जैसे कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, जैसे अगर ठीक है उनका रिकंस्ट्रक्शन वगैरह पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, यही इसमें किया गया है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो मतलब कंटिन्यूस लॉस बना रहे हैं उनको या तो क्या किया गया, अगर उनका रिकंस्ट्रक्टेड पॉसिबल है तो ये किया गया, ठीक है। या जैसे उनको किसी और के साथ मर्ज कर देना, किसी PCU के साथ, ठीक है। इससे भी बात नहीं बनी तो उनको क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर को उनको बेच दिया गया। और अगर ये सबसे भी बात नहीं बनी तो क्लोज कर दिया गया, अगर मतलब अगर ऊपर के जो ऑप्शन है उनसे पॉसिबिलिटी नहीं है उस मतलब सिक यूनिट्स को कैसे ठीक किया जाए, तो क्लोज कर दिया गया। इंक्रीजमेंट ऑफ कंपटीशन, अब जब प्राइवेटाइजेशन वगैरह भी होने लगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के पास अब मोनोपोली नहीं थी, अब उनको भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसमें यही था, पब्लिक सेक्टर नो लॉन्गर हैड मोनोपोली इन मोस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को किस किस चीज में अलाउ किया गया, जैसे प्राइवेट वालों को टेलीकॉम के उसमें, पावर में, इंश्योरेंस में, ठीक है, इन सब चीज में। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी आपकी इकोनॉमी की, ठीक है। फिर इसमें कि फोकस किया गया सोशल ऑब्जेक्टिव पे बट एफिशिएंसी के साथ। इवन जब आपका रिफॉर्म्स वगैरह भी हो गया तो गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्टेड करी थी PCU को, कि उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए आपके एम्प्लॉयमेंट में, रीजनल डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो इसमें यही था कि सोशल ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया गया एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि क्या हो रहा था, ये जब रिफॉर्म्स हो गए थे गवर्नमेंट उसके बाद भी एक्सपेक्टेड कर रही थी PCO को कि आप कंट्रीब्यूट करो रोजगार में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रीजनल डेवलपमेंट में, बट किसके साथ लेस उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था आपके PCO को, प्रेशर ज्यादा था परफॉर्म करने का, वेल, ठीक है। तो हम इन शॉर्ट में लास्ट में कंक्लूजन में ये चीज लिख सकते हो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब आया तो उसने डोमेन्स जो है पब्लिक सेक्टर की रिड्यूस करी। गवर्नमेंट ने किस किस चीज पे फोकस किया उस समय, डिसइन्वेस्टमेंट पे, उनको ऑटोनॉमी देने पे, सिक यूनिट्स को क्लोज करने में, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो आप, ये मैंने आपको 8 पॉइंट लिखा रखे कि उस समय क्या पॉलिसी फ्रेम थी इंडियन गवर्नमेंट की आपके PCU के लिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि कब 1991 से आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, फिर आप लिख सकते हो कि कैसे उस समय
जो नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए वो कम हुई, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई, फ्रीडम दिया गया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सिक यूनिट्स को क्लोज किया गया, कंपटीशन बढ़ा, सोशल ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया गया। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि क्या चैलेंजेस फेस किए गए इंडियन फार्मर्स के द्वारा रिसेंट टाइम में। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स इन रिसेंट टाइम्स। ठीक है, देखो इंडिया के जो फार्मर्स है उन्होंने बहुत सारा इंक्रीजिंग चैलेंजेस फेस किया है आपके मतलब मॉडर्न पीरियड के टाइम में भी, क्लाइमेट चेंजेस के कारण, मार्केट की प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजिकल गैप के कारण। तो जो मेजर प्रॉब्लम अभी फेस किए गए इंडियन फार्मर्स के द्वारा रिसेंट टाइम में, रिसेंट मतलब अभी मॉडर्न टाइम में, वो कौन कौन से, उनसे हम गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर। देखो क्लाइमेट में तो आपका चेंज होता रहता है और जो एक्सट्रीम वेदर है ये भी उनके लिए चैलेंजेस है। क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर में आप क्या लिख सकते हो, जैसे इरेगुलर रेनफॉल। अब बारिश का भी मतलब रेनफॉल का पैटर्न कोई रेगुलर तो है नहीं, इरेगुलर होता है। ठीक है, किसी ईयर में आप प्रेडिक्ट करोगे भाई इतनी अच्छी बारिश होगी, बट नेक्स्ट ईयर में कोई जरूरत नहीं कि उसी समय इतनी अच्छी बारिश हो भी जाए, तो इरेगुलर रेनफॉल हो गया। ठीक है, फिर आपका कभी एकदम से जो सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ये सब मॉनसून के पैटर्न में शिफ्ट होना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्रॉप के लिए नुकसान और अनसर्टिनिटी लेकर आता है। तो क्लाइमेट में जो चेंज होता है, पहला चैलेंजेस तो वो हो गया जो रिसेंट टाइम्स में इंडियन फार्मर्स ने फेस किया। सेकंड, राइजिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। अब देखो इनपुट्स में वो क्या क्या आते हैं, उनको जो खेती करने के लिए चाहिए भी, सीड्स भी चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, लेबर भी लगेगा, जो ट्रैक्टर वगैरह वो यूज करते हैं उसके लिए डीजल भी लगेगा। ये क्या है, एक्सपेंसिव बनते जा रहे हैं। तो ये भी एक चैलेंजेस है जो उनके द्वारा फेस किया गया। छोटे फार्मर्स इनको अफोर्ड नहीं कर पाते, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को ना मशीन को। ठीक है, क्योंकि जो इनपुट्स की कॉस्ट है उनके लिए काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। ग्राउंड वाटर लेवल भी डिक्रीज हुआ, जो ओवर यूज किया गया ट्यूबवेल का, तो उससे कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज हुआ। बहुत सारे रीजन तो फेस करते हैं। कैसी दिक्कत, सेवर वाटर स्कैर्सिटी फॉर इरिगेशन, मतलब उनके पास अच्छा मतलब पानी ही नहीं है सिंचाई के लिए, वाटर स्कैर्सिटी के कारण। तो डिक्रीज हुआ ग्राउंड वाटर लेवल का ओवर यूज के कारण, जो ओवर यूज किया गया किसका, ट्यूबवेल का। फोर्थ है मार्केट एंड प्राइस इंस्टेबिलिटी। इसमें ये है कि फार्मर को एक फेयर प्राइस नहीं मिल रहा अपने प्रोड्यूस के लिए, मिडिल मैन बीच में आके बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा ले जा रहे, प्राइस में जो इतना फ्लक्चुएशन होता है उनके इनकम को अनसर्टेन कर रहा है। ठीक है, तो वही है कि एक प्राइस इंस्टेबिलिटी हो गया, बीच में जो मिडिल मैन आके फायदा उठा जाते हैं। ये सब भी चैलेंजेस फेस किए गए किसानों के द्वारा। स्टोरेज अच्छी फैसिलिटी नहीं है, कोल्ड चेन फैसिलिटीज की कमी होगी। तो उससे क्या होता है भाई, अगर उनके पास अच्छी स्टोरेज कोल्ड चेन फैसिलिटी नहीं है, तो जो उनके फ्रूट्स है वेजिटेबल है वो कहाँ स्टोर करेंगे। तो हार्वेस्ट करने के बाद उससे क्या हो जाता है, 20 से 30% नुकसान वही हो जाता है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद। तो उस चक्कर में क्या होता है, उनको कम प्राइस पे भी अपना मतलब जो ये सब्जी है फल है उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि उनके पास स्टोरेज और कोल्ड चेन फैसिलिटी नहीं है। तो अभी तक हम जो चैलेंजेस पढ़े इंडियन फार्मर्स के, उसमें ये 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे चलते हैं कौन कौन से है। सिक्स्थ है आपका डेब्ट बर्डन। अब देखो जो फार्मर्स है वो आपका लोन लेते रहते हैं, किस चीज के लिए लेते रहते हैं लोन, उनको लोन चाहिए किस लिए, सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए चाहिए, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए। अगर ठीक है क्रॉप से उनको अच्छा फायदा हुआ तो ये लोन वो चुका देंगे, बट अगर क्रॉप फेलियर हो गया, जिसके हमने बहुत सारे रीजन पढ़े कि भाई क्लाइमेट चेंज के कारण अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, किसी कारण उनको मतलब अच्छी आमदनी नहीं हुई, तो वो ये लोन कैसे चुकाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, उनपे बर्डन पड़ रहा है डेब्ट का। ठीक है, तो एक ये रहा। लिमिटेड अवेयरनेस एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम। अब गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारी जैसे स्कीम सब्सिडी है जो किसानों के लिए, बहुत सारे किसान जो है वो
इस चीज के बारे में अवेयर ही नहीं है, एजुकेटेड ही नहीं है, तो अगर वो अवेयर एजुकेटेड नहीं होंगे तो उस चीज का फायदा भी कैसे उठा सकते हैं। तो इसमें यही है कि बहुत सारे फार्मर जानते ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से जैसे जो स्कीम चलाई जाती है, ठीक है, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता उनको, सब्सिडीज के बारे में नहीं पता, जो गवर्नमेंट की सपोर्ट स्कीम्स आती है, ठीक, उनको सपोर्ट करने के लिए उसके बारे में नहीं पता। तो इसका बेनिफिट जो है आपके छोटे या जो मार्जिनल फार्मर है उन तक नहीं पहुंच पाता है। फिर सॉइल डिग्रेडेशन, अब क्यों हो रहा है भाई मिट्टी का डिग्रेडेशन? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम ये एक्सेसिव यूज करते हैं किसका, आपका केमिकल फर्टिलाइजर का, उसके कारण जो आपका एक्सेसिव यूज हो रहा है आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, आपका ये पेस्टिसाइड्स हो गया, इनके कारण इससे क्या बोलते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, ठीक है, जो उसकी गुणवत्ता है वो कम हो रही है इसके कारण। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, देखो इसमें यही है कि जैसे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में ना जमीनें डिवाइड हो जाती है। अब जब डिवाइड हो जाएगी तो उनको छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा, वो छोटा छोटा टुकड़ा इतना फायदेमंद नहीं होता कि उनके लिए प्रॉफिटेबल फार्मिंग कर सके। तो एक ये भी चैलेंजेस उनके द्वारा फेस किया गया इंडियन फार्मर्स के द्वारा। पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें यही है कि इनएडुकेट रोड्स होगी, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी ना होना, ठीक है, अच्छी मार्केट फैसिलिटीज ना होना बहुत सारे रीजन में, रूरल एरियाज में, ठीक है ना, मतलब ट्रांसपोर्ट का इशू होना। तो ये सब कहीं ना कहीं मतलब आपके फार्मर्स के लिए चैलेंजेस है, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण बहुत सारी जगह पे। बाकी का 5 पॉइंट आप है ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन टोटल मैंने आपके साथ इसमें 10 पॉइंट डिस्कस करे, 5 आपकी ये है और 5 ये, ठीक है।